नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। 10वीं मुहर्रम पर यूपी में आज भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10 बजे से जुलूस निकलना शुरू हो गए थे और सभी जिलों में जुलूस निकालने के लिए अलग अलग समय तय किया गया है। साथ ही जुलूस के दौरान सभी पुलिसकर्मी दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ चलते नजर आए। बताया जा रहा है कि पुराने लखनऊ में ताजिया निकालने और मातम के बीच पुलिस का एक कड़ा पहरा नजर आया, जहां अगर कोई शारीरित्व के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जाती तो उसको चिन्हित करके ड्रोन के साथ इंटेलिजेंस पुलिस को भी तैनात किया गया है। जुलूस के दौरान जिस तरीके से शरारती तत्वों की बात की जाए, उन पर निगाह रखने के लिए बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही कि जुलूस के बीच किसी तरह की कोई शरारती तत्व पहुंच करके माहौल को ना बिगाड़ सकें। तस्वीर आप देख रहे होंगे, जुलूस के बीच में पूरी तरीके से ड्रोन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसमें पूरी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग की बात की जाए, जो अधिकारियों के कार्यालय हैं वहां पर भी जो स्क्रीन लगी हुई है वहां पर पूरी तरीके से चिन्हित किया जा रहा है। यहाँ पे हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे ड्रोन की, आप लैपटॉप पे भी देख सकते होंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से जो जूमिंग की बात की जाए, उस तरीके से ये पूरी यहाँ पर निगरानी हो रही है। और तस्वीर आपके सामने जो दिख रही है, ये ड्रोन से निगरानी की है, क्योंकि यहाँ पर लाइव पूरा देखा जा रहा है। लाइव के दौरान जिस तरीके से चीज़ देखी जाए, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन से पूरी निगरानी कर रहे हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। ये बताइए मिलिंद जी, आज जिस तरीके से यहाँ पे ड्रोन से पूरी निगरानी हो रही, लाइव सिस्टम, तो जिस तरीके से अगर शरारती तत्व यहाँ पे पहुँचता है तो उनकी कैसे चिन्हित किया जाता है? जी बिल्कुल, ये यूपी पुलिस की एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक पहल है, जिसमें हम लोग 3 तरह की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें आईओटी ड्रोन्स हैं, 5G स्पेक्ट्रम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एक ड्रोन पूरी तरह से हवा में मॉनिटरिंग कर रहा है और इसका पूरा डेटा रियल टाइम फीड एक सिक्योर ट्रांसमिशन क्लाउड सर्वर पे हम उतार के इसको रियल टाइम हम दे रहे हैं। जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स हैं, वो अपनी रिस्पेक्टिव जगह से पूरे तरह से सचेत होकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक पहली बार ऐसी चीज़ करी गई है जिसमें 3 इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उतार के ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ये अत्याधुनिक चीज़ है जो कि भारत में यूपी पुलिस पहली बार एक उदाहरण दे रही है पूरे भारत को कि ये चीज़ भी आए। मिलिंद जी, एक सवाल ये है कि जैसे एक कंजेस्टेड एरिया, लोगों की भीड़ ज़्यादा, गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, उन गलियों में देखा यह भी जाता है कि कुछ शरारती तत्व छुपे होते हैं और वो थोड़ा सा माहौल बिगाड़ करके फिर गायब हो जाते हैं। उनको चिन्हित करने के लिए ड्रोन किस तरीके से काम करता जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रोन की जो एरियल मॉनिटरिंग होती है उसमें हमें वाइड एंगल कवरेज मिलती है। हमें एकदम एकदम क्लियर स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें चाहिए होता है, हमें वो डेटा मिल जाता है। हमारे पास फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है और भविष्य में हम लोग हेड काउंट और क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी क्राउड काउंटिंग सिस्टम्स लगाने जा रहे हैं। तो ड्रोन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने में। और आप देख सकते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक किस तरह से ये चीज़ों के टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके पूरी तरह से एक पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। अमरीन जी, हम एक बार फिर से वो तस्वीर लोगों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग की जो लाइव तस्वीर है, वो लाइव तस्वीर हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से लोगों के बीच जो ड्रोन उड़ते हुए चिन्हित कर रहा है, कि यानी कि अगर कोई भी शरारती तत्व यहाँ पर पहुँच करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरीके से शहादत और गमज़दा जो त्यौहार है उसको मनाने के दौरान जो जुलूस भी पूरा निकल रहा है, उस जुलूस के दौरान किसी तरह की कोई अराजकता ना फैले, उसको लेकर पूरी तरीके से निगरानी हो रही। क्योंकि तस्वीरें आपने देखी जो लाइव जो चल रहा है, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें पूरी तरीके से अधिकारी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं, जिनका नाम आर के चौरसिया है। ये लगातार ड्रोन यहाँ से उड़ा रहे हैं। दूसरा लैपटॉप आप देख रहे हैं, लैपटॉप में पूरी मॉनिटरिंग हो रही। इससे पूरा अटैचमेंट सीधा अधिकारियों के कार्यालय में लगी जो स्क्रीन है उस पर पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। और अगर जरा सा भी कोई संदिग्ध नजर आता है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ये ड्रोन आप देखे हैं, ड्रोन अभी फिलहाल उतार लिया गया है, लेकिन अभी ये फिर समय समय पर उड़ता हुआ गलियों तक भी पहुंचता है और उन गलियों में भी चिन्हित करने का पूरी तरीके से काम भी हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम दिखाएंगे कि जुलूसों की तस्वीर में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे मातम के साथ पूरा जुलूस निकल रहा है। यहाँ पे मौलाना कल्बे जवाद जी भी मौजूद हैं। हम मौलाना कल्बे जवाद जी से बात करें। सर, आज जुलूस निकल रहा है, क्या कुछ कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में आप इंटरनेट उठा कर देख लिए, किसी भी शहर को आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको इमाम हुसैन का मातम करते हुए लोग मिलेंगे। दुनिया के कोई ख़ित्ता ऐसा नहीं
कोई जगह ऐसा नहीं, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ इमाम हुसैन का गम न मनाया जा रहा। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ के जो जंगल हैं वहाँ भी अंदर इमाम हुसैन के लिए मातम करने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ चले जाइए आप, यहाँ पहाड़ों में चले जाइए, हिमाचल उत्तरांचल वगैरह में, तो पहाड़ों से आपको अंदर से इमाम हुसैन की आवाज़, या हुसैन की आवाज़, वहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो मनाते हैं इमाम हुसैन का गम। तो ये कौन सा गम है कि जो आज भी मनाया जा रहा है और आज भी उसी तरह से लोग मातम कर रहे हैं जैसा 1400 साल पहले। दुनिया के कोई गम भी आज बाकी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जंगे अव्वल में मर गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग मरे, आज कोई उन पर रोने वाला नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी में लाखों मर गए, आज उन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। जलियांवाला बाग में इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, 1 मिनट के लिए मौन व्रत रख दिया जाता है, मगर किसी की आंख में आंसू नहीं होते हैं, किसी के चेहरे पर गम नहीं होता। लेकिन ये कौन सा गम है कि हिंदू भी मना रहे हैं, सुन्नी भी मना रहे हैं, ईसाई भी मना रहे हैं, दुनिया का हर धर्म वाला मना रहा है। ये ऐसी कुर्बानी इमाम हुसैन ने पेश कर दी थी कि जिसके सीने में दिल है और जिसका दिल धड़कता है वो हुसैन की याद बनाता है। ये एक खसूसियत है गम की जो किसी गम को हासिल नहीं है। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये गम और मातम जो शहादत का के पर्व के रूप में देखा जाता है, आचार्य जी भी आपके साथ मौजूद हैं, तो इस चीज़ को लेकर के जो लोगों के बीच एक देखा जाता है गमों का चीज़ है, मरसिया पढ़ते हुए लोग निकलते हैं, तो इसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो इंसान का नेचर है, जब ये गम होता है तो इंसान जो है वो उससे मुतासिर होता है। हम एक चीज़ आपके सामने पेश करें, एक चीज़ पेश करें। देखिए, ये करबला का पैगाम पहुँचाने का भी एक माध्यम है। ये मातम जो है, ये आंसू है, करबला का पैगाम पहुंचाने का भी एक माध्यम है। मैं आपको मिसाल पेश करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे भी समझें। कोई अकेले में हंस रहा हो, खड़ा हुआ हंस रहा हो, तो लोग क्या समझेंगे? पागल है। अकेले में हंस रहा है, पागल है। लेकिन अगर कोई अकेले में रो रहा हो, अगर अकेले में रो रहा हो तो जो गुजरेगा रुक जाएगा। पागल तो पागल कह के भगा देंगे, लेकिन कोई अकेले में अगर आंसू बहा रहा हो तो हर एक रुक जाएगा। कौन सी विपदा पड़ गई तुम पर, कौन सा गम तुम पर पड़ गया, या आंसू क्यों बहा रहे हो? वो बताएगा कि फलां ने मुझ पर जुल्म किया है, फलां ने मुझ पर अत्याचार किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। तो जब रोया जाता है तब दुनिया पूछती है कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? तो लोग पहुंच जाते हैं करबला के मैदान में कि जहां पर हुसैन अपनी सारी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो उस वक्त हमें इमाम हुसैन का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलता है। तो इसी आंसुओं के थ्रू, इसी गम के थ्रू हम करबला का मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं, जो अमन का मैसेज है, जो शांति का मैसेज है। इसीलिए मैंने पूरे चैलेंज से कहा है कि जितने आतंकवादी आपको मिलेंगे, कोई इमाम हुसैन का मानने वाला नहीं मिलेगा। उससे पूछिए तो यजीद की तारीफ करता हुआ मिलेगा, वो यजीद की तारीफ। तो जितने आतंकवादी हैं सब यजीदी हैं, यजीद के मानने वाले हैं, और जितने अमन पसंद हैं वो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। लिहाजा अगर दुनिया में अमन शांति फैलाना है तो यजीदियत को ख़त्म करना होगा, इमाम हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना होगा, तब कहीं जाकर दुनिया में अमन शांति कायम होगी। शुक्रिया मौलाना साहब। आचार्य जी भी मौजूद है सर, आप भी मातम में पूरी तरीके से शरीक हुए क्योंकि गमज़दा त्यौहार है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? करबला का वाक़या, करबला युद्ध नहीं था और करबला साजिशन की गई एक घटना है। और हर वो व्यक्ति जो, जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, कि अमन पसंद है और शांति की बात करता है और ग्लोबल फॉर्म पे बात करता है, विश्व शांति की बात करता है, तो विश्व शांति का मैसेज करबला से होके जाता है। और उसका अनुसरण पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक करबला के वाक़ये की बात करते हैं और करबला की बात करते हैं। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है और हम सिगरेट पी रहे हैं, और इस दौर में जो शांति की बात है, आई हैव शेयर्ड माई ओन ब्लड ऑन द पाथ ऑफ पीस। तो या तो आप शांति, चाहे आप अशोक महान से उठा के देखिए, उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसके बाद शांति की बात करनी शुरू कर दी। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी को बम फेंका, उसके बाद शांति की बात करनी शुरू की। तो शांति की बात के लिए खून बहुत ज़रूरी है, वो चाहे आप दूसरे का बहाएं या अपना बहाएं। तो मैं अपना खून बहा के शांति का पैगाम देने की कोशिश करबला के वाक़ये से जोड़ के, इमाम हुसैन की शहादत से जोड़ के देने की कोशिश करता हूँ, बरसों से देता आया हूँ। और जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लड़ने वाले सिर्फ 72 लोग मिले, तो अभी इस रास्ते में मैं सिर्फ अकेला हूँ और चला जा रहा हूँ।
धन्यवाद बात करने के लिए। तो जिस तरीके से जो मुहर्रम का जो जुलूस है वो निकलना है, क्योंकि शहादत का जो त्यौहार है ये पूरी तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पर जो तस्वीरें आपके सामने देखी गई वो तस्वीरें यहाँ पर जुलूस की। अगर हम दूसरी तस्वीरों की बात करेंगे तो हमारे पीछे की जो तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अब आलम निकलना शुरू हो गया है। जो पुलिस का सुरक्षा का घेरा है वो पुलिस की सुरक्षा का घेरा भी यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि आप चारों तरफ यहाँ पे पुलिस की निगरानी देख रहे होंगे। फिर चाहे अधिकारियों की मॉनिटरिंग की बात की जाए, वो लगातार यहाँ पे गश्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आरएफ की तस्वीर जो टुकड़ी देख रहे हैं, क्योंकि आरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है। लोग बाकायदा गम और मातम करते हुए निकल रहे हैं पूरी शहादत को, जिस तरीके से कहा जाता है शहादत को का एक जो गम है उसको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा के घेरे की बात की जाए, क्योंकि और इसके साथ ही अगर बात की जाए जो यहाँ पर जो पुलिस सुरक्षा का घेरा बना है वो इसलिए बना है कि जिस तरीके से अक्सर देखा यह जाता है कि इन गमों के मातम के बीच कुछ शरारती तत्व अराजकता फैलाते हैं, जिससे माहौल भी बिगड़ता है। तो उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 3 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत मंडप कार्यक्रम का देश के सभी परिषदीय विद्यालयों में लाइव प्रसारण विद्यालय के छात्रों को दिखाने का आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। लेकिन जनपद के रामपुर कारखाना ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पुठेरिया में प्रधानमंत्री के उद्बोधन के समय ताला लटकता रहा। वहीं देवरिया नगर पालिका परिषद क्षेत्र के नेहरू प्राथमिक विद्यालय नेहरू नगर में भी ताला लटका हुआ मिला। मैंने पूर्व में सूचित किया था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष होने पर भारत मंडपम जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना दी है विकासशील देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, ये हमारे जो आधारभूत है उन सभी को ये कार्यक्रम दिखाया गया है। जिन विद्यालयों में कार्यक्रम नहीं दिखाया गया उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के टीचर लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं, कभी नहीं आते, कभी कभी नहीं आते। समय की समय से नहीं आ पाते। समय से नहीं आते अपने। कोई 10 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, उनकी टाइमिंग ही नहीं। आएंगे लोग अपना अपना काम करे, कोई वो क्या करेंगे, टीचर भी रहेगा, कोई मोबाइल चलाएगा, कोई फेसबुक चलाएगा, आपस में बच्चे कहाँ जा रहे हैं कोई किसी की चिंता नहीं। कोई 10 बजे आएगा, हाजिर लगा के चली जाती है। एक को बच्चन के रोकत नहीं खेलो, बस कौन बच्चा कहाँ जा रहा है भर रहा था। रात मुका दीवार में लड़ाते हैं बच्चों को, बाहर तोड़ देते हैं, पैर से मार देते हैं, कभी हाथ से मार देते हैं। अपने पढ़ाते नहीं है लोग बच्चों को। नहीं। जनपद कासगंज के थाना क्षेत्र सहावर में एक युवक के साथ किन्नरों के द्वारा लूटपाट और अमानवीयता का मामला सामने आया है। किन्नरों ने युवक से 10,000 रुपए लूटे और उसका मुंडन किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो थाना सहावर में जो घटना हुई है उसका क्या मामला है सर? थाना क्षेत्र सहावर जनपद कासगंज निवासी रफीकुल के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 में अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सहावर पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र सहावर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटनाक्रम में जो नामजद 5 अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया और रिमांड बनवा करके उनको जिला कारागार रवाना किया गया है। और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और खबर बुलंदशहर से है, जहां दबंगों ने युवक को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। बता दें कि खेत की मेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल को जिला अस्पताल मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। नाम ये है कि ये घर से किसी मेड़ के ऊपर विवाद हुआ था जी पहले दिन। तो दूसरे दिन इन्होंने हमारे चाचा हैं, इन्होंने अपने बच्चों को जो फिर भी बाहर दिल्ली रह रहे थे उनको बुलवाया हमको और पक्के इरादे से उनको मारने की कोशिश की और दूसरे घर में छुपने पर भी उसको ज़बरदस्ती खिंचलाए और रास्ते पर डालकर इनकी इसकी तुराई की, जिसका कोई जवाब नहीं। गांव वालों ने बहुत पिटाने की कोशिश की मगर किसी के आगे और ये जो मामला हुआ 10 मिनट से पहले भी हो गया, इतने इसमें टाइम नहीं लगा। खबर पीलीभीत से है,
है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से एक किशोरी की मौत हो गई। घटना को लेकर गांव में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। ओछा क्षेत्र में एक किशोर के साथ गांव के ही व्यक्ति ने कुकर्म का प्रयास किया। बता दें कि किशोर घर पर अकेला था, तभी गांव के व्यक्ति ने उसे अकेला देखकर उसके साथ कुकर्म का प्रयास किया। वहीं जब चीखा चिल्लाया तो परिजन उसकी आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, जिसे देखकर आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। उसके बाद अपने परिजनों के साथ किशोर के घर पर पहुंचा और बुरी तरीके से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 7 लोगों को चोटें आई हैं। सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमा कर आ रहे थे, एक बच्चा प्रयास किया उसे, हमने बचाने पर भागे, सो हमका कांटा लेकर के वे मारे कट्टा। किसने मारा? किसने मारा? ग्रीस ने और चंदू है और मनोज और नरवीर, 8-10 लोग आए। कहाँ के रहने वाले हो आप? सुगर सिंह। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो आप? नगला सिंह के। थाना कौन सा पड़ता है? अच्छा, लड़ाई किस बात को लेके हुई? अब नहीं मालूम, इस बच्चे को ऐसे ले जा रहे थे, हम तो अपने घर से चुमा कर आ रहे थे साहब। क्या नाम बेटा? मानसू। क्या बात हो गई, क्यों हॉस्पिटल क्यों आए हो? काजी ले जा रहे थे लड़ाइया में, मेरे साथ गंदे गंदे काम करे और मुझे मारा, मेरे घर वालों को मारा। किसने गंदे काम करे? गिरीश ने। गिरीश ने? कहाँ के रहने वाले हैं ये? बंसी नगर। आप कहाँ के रहने वाले हो? बंसी नगर। अच्छा। खबर गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के है, जहां बीते 26 जुलाई को घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने घर में घुसकर हुई लूट के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से कुछ पैसे और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस द्वारा सूचना मिली कि करीब 6 लड़के जो कि सनी चौक के पास खड़े हैं और कहीं लूट की सूचना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर 6 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोशन, वरुण, शाहरुख, अंकुश, हर्ष भाटिया और राजेश शर्मा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लाजपत नगर में 2 दिन पूर्व 26 तारीख को इनके द्वारा एक घर में घुसकर लूट का प्रयास किया गया था और गहनता से पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि इनको कहीं से सूचना मिली थी कि उस घर में 3 करोड़ रुपए के आसपास अभी जल्द में ही आए हैं, जिसको लूटने के इरादे से और फिरौती के लिहाज से उन्होंने उस घर में घुसकर जो है वहाँ उनके एक 2-3 वर्षीय बच्चे को उठाने की योजना बनाई थी, किंतु उस समय वो बच्चा उस घर में नहीं था तथा पति भी नहीं थे और अचानक में उनके पति जब आ गए तो इनकी योजना छिनभिन हो गई, तो ये वहाँ से भाग गए। झांसी में 36 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे थे वो? यहाँ उनकी मईदारी करते हैं। किसके इधर? भोला जी के इधर। फिर आज क्या हो गया उनको? पता नहीं साहब, हम लोग को तो पता नहीं, हम लोग घर थे, हम लोग को फोन लगाया, हम मम्मी को लेने गए, फिर मम्मी के बाद फिर हम इनको लेकर आए पैदल ही पैदल। यहाँ पता चला के बोले हमारे पिताजी की ससुर जी की हमारी डेड बॉडी डरी है। डेड बॉडी डली? हाँ, बम्बा पर, साईं कुएं वाली रोड पे बम्बा है। हाँ। तो पुलिस आ गई है? हाँ साहब, पुलिस आ गई, पुलिस वाले आप लेके गए आप सब लोग। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों की लापरवाही से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि सड़क निर्माण में मानक विहीन गड्ढे की खुदाई से बने तालाब के पानी में डूबने से किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद किशोरी के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। क्या घटना हुई है? घटना हमारी लड़की जो है न जानी शौच के लिए गई थी, न जानी वो टहलने गई थी और गंगा एक्सप्रेसवे वाले ने जो तालाब खोदा है उसी में हमारी लड़की गिर के मर गई है। तो कैसे पता लगा आप लोगों को? हमें उसका चप्पल दिखा और फिर बाद में कुछ देर के बाद हमने उसे जो है देखा, जब ढूंढे तो वो मिली।
हरदोई के अरवल इलाके में खेत पर काम करने गए युवक की नदी में डूबकर मौत हो गई। बता दें कि वह खेत पर काम करने गया था। इसी बीच गांभीरी नदी के किनारे पहुंचा और गिरकर डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी हुई है। जो मेरी पार खेत है वो जुतवाने गए थे, तैर के हमारा भाई था, खेत तैरने के लिए गया था, इधर से जा ही रहे थे। औरैया में बाइक से जा रहे दंपत्ति की बाइक और रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझने का प्रयास किया। वहीं करीब 2 घंटे बाद पुलिस के अधिकारियों ने समझाकर जाम खुलवाया। साथ ही पुलिस ने रोडवेज के ड्राइवर और बस को कब्जे में ले लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। है करीब 4 बजे की एक बस है यूपी 77 AN 1493 रोडवेज की बस है। ये बस जा रही थी और एक व्यक्ति हैं कानपुर देहात के रहने वाले हैं, अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती शीला कठेरिया, 38 साल की है। उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा जाम लगा दिया था। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां स्कूल से बेटी को लेकर घर जा रहे पिता की बाइक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक में बैठी बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार पिता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज रोड का बताया जा रहा है। बच्चे जो है बिटिया पीछे बैठी थी, बच्चा आगे बैठा था। इधर से बोलेरो जा रही थी तो बोलेरो और इसके आमने सामने टक्कर हो गई। ये किस जगह पे हुई? ये क्या नाम है, भाजपा कार्यालय महाराजगंज बीजेपी कार्यालय के पास। जी। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद ये बिटिया जो है ज़्यादा चोट आ गई, इसको हॉस्पिटल लेके गए यहाँ से लोग। वहाँ जांच हुई, ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद बिटिया को रेफर कर दिया लखनऊ मेडिकल कॉलेज। ये बच्चों को छुट्टी हुई तो ये लेने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, दत्तापुर के पास है सरस्वती। ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? एक्सीडेंट ये तिपला महाराजगंज जो रोड है, किस कार्यालय के पास? हाँ, जो भाजपा कार्यालय है, इसी जगह पराग डेयरी भी है, इसी के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। काहे से हुआ? बोलेरो से। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।